अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमने अपने रिसेंट लेक्चर में रेस्पिरेशन के टाइप्स और उसकी जो है वो हमने मज़ीद जो सब टाइटल्स बन रहे थे उनको डिस्कस किया था। हमने देखा था कि हमारे पास जो सेलुलर रेस्पिरेशन की फर्दर 2 टाइप्स बन रही हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें जो फर्स्ट हमारे पास प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का, दैट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, वो कॉमन है क्योंकि ये प्रोसेस ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, इसमें ऑक्सीजन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए दोनों टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रेजेंट होता है और उसका इनिशियल जो है वो स्टेप होता है और ये अपने जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनाता है वो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं पायरुवेट मॉलिक्यूल्स के, जो कि आगे फर्दर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं और उनकी मज़ीद जो है वो ब्रेकडाउन होती है। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन कैसे होती है, ये साइक्लिक वे में हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हमारे पास जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन को मैंने प्रीपेरेटरी फेज़ में दिखाया है और उसके बाद मज़ीद हमने ऑक्सीडेटिव फेज़ यहाँ पर शो किया है। प्रीपेरेटरी फेज़ और ऑक्सीडेटिव फेज़ 2 फेजेस हैं ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के। प्रीपेरेटरी फेज़ में एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है और यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फेज़ में एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो ये इन दोनों में जो है वो मेजर डिफरेंस है और ये ऑक्सीडेटिव फेज़ क्यों है इसका हमें जो है वो ऑक्सीडेटिव फेज़ को डिस्कस करते हुए जब हम यहाँ पहुँचेंगे स्टेप 6 तक हमें पता लगेगा। स्टेप 1 to 5 हमारे पास प्रीपेरेटरी फेज़ है और स्टेप 6 to स्टेप 10 हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज़ है। तो स्टार्ट करते हैं प्रीपेरेटरी फेज़, जिसमें एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है। ग्लूकोज हमारे पास जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज के 6 कार्बन के साथ फॉस्फेट कैसे अटैच होगा, जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज को अपना फॉस्फेट ग्रुप देगा। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए उसने एक एटीपी मॉलिक्यूल की यूटिलाइजेशन की क्योंकि ये प्रीपेरेटरी फेज़ थी। सेकंड में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अपने आप को 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉस्फेट उसको मज़ीद चाहिए, तो वो दोबारा से एटीपी मॉलिक्यूल की यूटिलाइजेशन करता है। तो यहाँ सेकेंड मॉलिक्यूल जो है यूटिलाइज हो गया है एटीपी का और फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। स्टेप नंबर 4 और 5 यहाँ पर हमने इकट्ठे लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। एक हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसे हम DAP से एब्रीवेट करते हैं और दूसरा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसे हम G3P कहते हैं। अब हमारे पास ये एक स्टेप हो गया 4। 5th स्टेप में ये होगा कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P भी कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट कर देगा DAP को भी G3P में, यानी कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में जो अल्टीमेट हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट में कंपाउंड बनता है वो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, क्योंकि डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी G3P में कन्वर्ट हो जाता है और इसी वजह से यहाँ पर स्टेप 4 और 5 को एक बिल्कुल इकट्ठे शो किया गया है। हमारे पास प्रीपेरेटरी फेज़ यहाँ पर डन हुआ जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के यूटिलाइज हुए हैं। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की जो 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं वो आगे जाकर जो भी प्रोसेस करेंगे अनटिल द प्रोडक्शन ऑफ पायरुवेट वो सेम होगा। यहाँ पर मैंने एक ही लिखा है क्योंकि कॉमन है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने फॉलोइंग जो है वो साइक्लिक वे में मूव कर रहे होंगे और पायरुवेट बना रहे होंगे और इसीलिए हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के जो रिजल्ट में पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो 2 बनते हैं क्योंकि 2 G3P जो हैं वो अपने स्कीमेटिक वे में चलते हुए ये प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो 6th स्टेप है वो ये है कि इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है। फॉस्फोराइलेशन होने के साथ साथ NAD+ की ऑक्सीडेशन होती है और उसके हमारे पास G3P मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होकर NAD+ की रिडक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन NAD+ एक्सेप्ट करता है और NADH+ हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यही यहाँ पर हो रहा है कि ऑक्सीडेशन इज़ फॉलोड बाय फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर G3P की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और NAD+ की रिडक्शन और फॉस्फोराइलेशन भी हो रही है क्योंकि फॉस्फेट आयन भी G3P के अंदर एंटर हो रहा है और अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में जिसे BPG कहा जाता है। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करने के लिए यानी एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने के लिए ADP उस फॉस्फेट ग्रुप को
जो है एक्सेप्ट करेगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है एटीपी का जो सिंथेसाइज हुआ है। इसे ऑक्सीडेटिव फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फेज में एंटर होते ही G3P की ऑक्सीडेशन होती है। 7th स्टेप के बाद जो यहाँ हो रहा है वहीं पर वो भी वहीं पर वैसा ही हो रहा है, इसीलिए 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बनते हैं। इसलिए आपको अगर मैं ये समझा दूँ तो ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। 3PG यानी 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद 2PG यानी 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और 2-फॉस्फोग्लिसरेट के में जो 9th स्टेप है उसमें वाटर की रिमूवल होने की वजह से फोस्फोएनल फॉस्फेट जो है हमारे पास बनता है, जिसे हम PEP से एब्रीवेट करते हैं। सेम केस वहाँ पर जहाँ पर हमारे पास वाटर का रिमूवल हुआ और फोस्फोएनल फॉस्फेट हमारे पास बना। अब हमारे पास फोस्फोएनल पायरुवेट से जो है वो मज़ीद फॉस्फेट ग्रुप जो है रिमूव होता है, ADP उसे एक्सेप्ट करता है और ATP में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे पास फोस्फोएनल पायरुवेट में से जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो सिर्फ पायरुवेट बचेगा, जो कि हमारे पास अल्टीमेट जो है कंपाउंड है ऑफ ग्लाइकोलिसिस। सेम हमारे पास यही स्कीम चली है जिसकी वजह से 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो पायरुवेट के प्रोड्यूस हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 and 4 हमारे पास जो है वो ATP की मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हुई है, लेकिन हम अगर नेट निकालें तो ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP जो हैं वो हमारे पास यूटिलाइज होते हैं और 2 की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि 4 जो सिंथेसाइज हुए हैं उनमें से 2 जो हैं वो प्रीपरेटरी फेज में यूटिलाइज हो जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQs बन सकता है कि नेट जो है वो भी पूछा जा सकता है प्रोडक्शन का ATP मॉलिक्यूल्स का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ग्लाइकोलिसिस की स्कीम देखी कि ग्लूकोज किन स्टेप्स को फॉलो करता हुआ अल्टीमेटली पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है। तो आई होप आपको हर एक स्टेप की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।